हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तभी तक हम लोगों ने 1 to 49 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैनल पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो जाके देखो। CSIR दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे वीडियो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तुम्हारा इस टॉपिक, ये जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है, इस टॉपिक में मैं जो PYQ लेके आ रहा हूँ, उस PYQ से तुम्हारा 2 यूनिट कवर होने वाला है। इवोल्यूशन के कुछ पार्ट भी आपके कवर होने वाले। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको 3 टर्म्स और एक्सप्लेन करेंगे। और क्या, जो प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे इंड किया था, उन 3 टर्म को थोड़ा फिर से और देखते हैं। 3 टर्म जो जो था, वो 3 टर्म कुछ इस तरह से था। अभी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से। गेट की जो तैयारी करें उनके लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहला टर्म है जो हमें पढ़ना है, मतलब समझना है, वो है मोनो फाइलेटिक। ये पहला टर्म है। एक टर्म मोनोफाइलेटिक के बाद है पैराफाइलेटिक, और एक टर्म लास्ट है, वो है आपका पॉलीफाइलेटिक। तो मोनोफाइलेटिक में हम एक लाइन बता दें, जो लाइन आपको ढूंढना है। कभी भी MCQ अगर आपका मोनोफाइलेटिक्स में पूछ रहा, तो एक ही टर्म आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? देखो, मोनोफाइलेटिक वो ग्रुप होते हैं जिसमें आपका मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। कहोगे सर लाइन से तो समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। तो कुछ इस तरह से मान लो, ए बी सी एंड डी, इन सबका एक ग्रुप बनाए ABCD, जिसमें AB के कॉमन एंसेस्टर, ABC के कॉमन एंसेस्टर, ABCD के कॉमन एंसेस्टर सब एक साथ में है। इन पूरे को एक साथ हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाए बताएंगे। या AB आपस में एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। AB मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, क्यों? क्योंकि AB और इनके डिसेंट भी हैं। वहीं पे अगर हम एक और इसी में ग्रुप बनाते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि A B और C ये हैं, और इन दोनों के मोस्ट डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर ये दो हैं, ये आपका मोनोफाइलेटिक है। दूसरा एक टर्म है, वो है आपका पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक, इसमें भी देख लेते हैं। पैराफाइलेटिक में क्या होता है? मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर होगा, बट, एंड कर दो, बट की जगह एंड नॉट ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट। क्या होगा आपका पैराफाइलेटिक में? सारे होंगे बट सभी डिसेंडेंट आपके नहीं होंगे। सभी डिसेंडेंट नहीं होंगे का, चलो इसके लिए हम आपको एक रियल एग्जांपल देते हैं, जो शायद आपको काम आ जाए गेट में। अगर हम ह्यूमन और ऐप की फाइलोजेनी खींचते हैं, तो कुछ इस तरह से है। AC मतलब ह्यूमन चिंपैंजी, ये एक दूसरे के साथ हैं। फिर आपका है
गोरिल्ला, जियो। इसके बाद है आपका गोरिल्ला के बाद ओरंगुटान। ओरंगुटान के बाद आपका है गिब्बन। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन और चिंपैंजी, इनको एक साथ आप एप बोलते हैं। इन सभी को हम एक साथ एप एप बोलते हैं। एप जो एप है इसमें चिंपैंजी ओरंगुटान के एंसेस्टर हैं, चिंपैंजी गोरिल्ला के एंसेस्टर है, चिंपैंजी और गिब्बन के एंसेस्टर हैं। बट ह्यूमन को आपने एक्सक्लूड कर रखा है इस वाले ग्रुप में। एप ग्रुप में से आपने किसको एक्सक्लूड कर रखा है? ह्यूमन को एक्सक्लूड कर रखा है। तो मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर तो हैं ही, बट आपके इसमें सारे डिसेंडेंट नहीं हैं, ह्यूमन को हटा रखा है। मीन्स एप जो है वो एक पैरा फाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है। एक और टर्म है इस सब के अलावा, वो है आपका पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक। आप सोचोगे सर एक ही टर्म आप 2-3 वीडियो में बता देते हो, ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बार बार इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि आपको रिवाइज ना करना पड़े, आपके दिमाग बिल्कुल फिट हो जाए। अगर आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है ना, तो ये सारे टर्म आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। पॉलीफाइलेटिक क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसमें अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जो मोस्ट कॉमन एंसेस्टर शेयर ना करता हो। क्या हम इसे बोलेंगे? अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। तो इसका भी अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें तो काफी अच्छा रहेगा। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक फाइलोजेनी। न्यू वर्ल्ड वल्चर। न्यू वर्ल्ड वल्चर जो है ये स्टॉक से। फिर एक है जो कि आपका रेप्टॉर्स, और रेप्टॉर्स के साथ है आपका ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। इस कंडीशन में क्या होता है कि ओल्ड वर्ल्ड वल्चर और न्यू वर्ल्ड वल्चर दोनों को एक साथ रख के हम एक ग्रुप बनाते हैं। दैट ग्रुप इज कॉल्ड वल्चर ग्रुप। बट ध्यान से देखिए, न्यू वर्ल्ड वल्चर और स्टॉक कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा है, और रेप्टॉर और ओल्ड वर्ल्ड वल्चर कॉमन एंसेस्टर शेयर कर रहा है। मतलब ओल्ड वर्ल्ड वल्चर किससे ज्यादा नजदीक है? रेप्टॉर्स से। और न्यू वर्ल्ड वल्चर किससे ज्यादा है? स्टॉक से। तो वल्चर का जो ग्रुप है ये आपका एग्जाम्पल है किसका? पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का। तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है आपका ओल्ड, मतलब वल्चर जो है वो आपका पॉलीफाइलेटिक है। क्वेश्चन में पूछा है अ पैराफाइलेटिक ग्रुप, यहाँ पे लिखा कंटेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कंटेन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या होगा? आपका होगा पॉलीफाइलेटिक, ना कि पैराफाइलेटिक। फिर इनका दो क्वेश्चन नंबर बी है, आंसर नंबर बी में दिया है इंक्लूड द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर बट नॉट ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट। बिल्कुल यही लाइन करेक्ट है कि कॉमन एंसेस्टर हो बट उनके डिसेंडेंट ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पैराफाइलेटिक बोलेंगे। इंक्लूड ऑल द रिप्रेजेंटेटिव ओल्ड बट नॉट द मोस्ट, नॉट नहीं, कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए बट डिसेंडेंट नहीं होना चाहिए। कंटेन ऑल द रिप्रेजेंटेटिव द क्लैड एंड मोस्ट कॉमन, ये आपका क्या होगा? मोनोफाइलेटिक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और मे भी आपको कुछ आज नया भी पता चला होगा। फॉर एग्जांपल वल्चर ग्रुप पॉलीफाइलेटिक है, क्यों? क्योंकि न्यू वर्ल्ड वल्चर ओल्ड वर्ल्ड वल्चर को एक साथ हम वल्चर बोलते हैं, बट न्यू वर्ल्ड वल्चर स्टॉक से साथ रिलेशन रखता है, ओल्ड वर्ल्ड वल्चर रेप्टॉर्स के साथ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है और कुछ एक नए टर्म आपको मिलेगा। यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लेडोग्राम, पहली बात क्या है, क्लेडोग्राम है। दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड गिवन बिलो अज्यूमिंग जीरो। होता क्या है, वो कैरेक्टर जो आपके ओल्ड कैरेक्टर होते हैं, वे कैरेक्टर जो आपके ओल्ड कैरेक्टर हो, या वो कैरेक्टर जो आपके क्या हो, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर जो आपके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हो, वो कैरेक्टर आपके ओल्ड कैरेक्टर हो या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हो, उसे हम प्लीसोमॉर्फिक कैरेक्टर बोलते हैं। और वे कैरेक्टर जो कि न्यू कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर हैं, यूनिक यूनिक कैरेक्टर है, या जो आपके क्या है, न्यू कैरेक्टर है, न्यू कैरेक्टर है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एपोमॉर्फिक बोलते हैं। जो ओल्ड कैरेक्टर होता है या जो कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होता है, सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जिस भी ग्रुप में होगा, जिस भी ग्रुप में सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होगा, उसे हम आउट ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, आउट ग्रुप। जिसमें आपके सारे कैरेक्टर क्या हो, ओल्ड वाले हो। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जिसमें पाया जाता है वो आउट ग्रुप होता है। ओके। और जिसमें सारे न्यू कैरेक्टर हो, क्या बात मैंने बोला, जिनमें सारे न्यू कैरेक्टर हो, वो आपके होंगे कौन से, सबसे रिसेंट वाले। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जीरो जो है ये आपके क्या है, प्लीसोमॉर्फिक है। जीरो जो है वो आपके प्लीसोमॉर्फिक है। और एक दो तीन चार पाँच, पांचों के पांचों कैरेक्टर ए में क्या है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। मतलब टेक्सा ए जो है वो आपका क्या है, आउट ग्रुप है। टेक्सा ए है आपका आउट ग्रुप। अब देखो यहीं पे, जब टेक्सा ए आउट ग्रुप है तो देख लो टेक्सा ए कहाँ कहाँ है। टेक्सा ए यहाँ पे आउट ग्रुप बनाया गया, टेक्सा ए यहाँ पे आउट ग्रुप बनाया गया है। इन दोनों में टेक्सा ए को आउट ग्रुप नहीं बनाया गया, इन दोनों को रिमूव कर दो। अब ध्यान से देखो, टेक्सा बी की बात करते हैं। टेक्सा बी की बात करने से पहले हम एक चीज देख ले, टेक्सा बी में कितने कैरेक्टर आपके क्या है, आउट मतलब प्लीसोमॉर्फिक है, कितने कैरेक्टर में जीरो जीरो है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैरेक्टर नंबर 1 जीरो है, कैरेक्टर नंबर 4 जीरो है, कैरेक्टर नंबर 5 जीरो है। ये तीनों कहाँ पे है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करो, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि ए में सारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, मतलब बी का जो ये एक 4 और 5 है, ये कैरेक्टर कहाँ पे होंगे, वो इनको एंसेस्ट्रल मिला होगा दोनों कंडीशन में। तो मान लो यहाँ पे हम बात करेंगे दो की, मतलब एक तो एंसेस्ट्रल है, हमने यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है। अब कैरेक्टर नंबर 2 को देखते हैं, कैरेक्टर नंबर 2 को इसमें मैप करते हैं। कैरेक्टर नंबर 2 आपका बी में पाया गया है, कैरेक्टर नंबर 2 आपका बी में पाया गया है, बट कैरेक्टर नंबर 2 आपका सी में भी पाया गया है। ध्यान से देखना है, कैरेक्टर नंबर 2 आपका ए में पाया गया है, कैरेक्टर नंबर 2 आपका सी में पाया गया है। तो सॉरी, कैरेक्टर नंबर जो 2 जो है वो बी में पाया गया है, कैरेक्टर नंबर 2 सी में पाया गया है, बट कैरेक्टर नंबर 2 आपका डी में भी पाया गया है। इन तीनों में कैरेक्टर नंबर 2 पाया गया है, मतलब कैरेक्टर नंबर 2 जो है वो कहाँ पे अराइज हुआ होगा, यहाँ पे अराइज हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ए में नहीं है, ए में कैरेक्टर नंबर 2 नहीं है। तो बी सी डी में है, तो यहाँ पे है, बी सी डी में है, कैरेक्टर नंबर 2 कहाँ पे अराइज हुआ होगा, इस पॉइंट पे अराइज हुआ होगा। चलो कैरेक्टर नंबर 3 की बात करते हैं। कैरेक्टर नंबर 3 सिर्फ बी और डी में है, कैरेक्टर नंबर 3 सिर्फ बी और डी में है, मीन्स इस पॉइंट पे, इस वाले में, इस पॉइंट पे कैरेक्टर नंबर डी हुआ 3 होगा। वहीं पे इस वाले पॉइंट पे अगर हमें कैरेक्टर नंबर 3 बताना है तो एक 3 यहाँ पे होगा और एक 3 यहाँ पे होगा, करेक्ट।
अब देखो कैरेक्टर नंबर 4 में, कैरेक्टर नंबर 4 जो है वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, मतलब 4 यहां पे होगा। कैरेक्टर नंबर 5 की बात करते हैं। कैरेक्टर नंबर 5 सिर्फ डी में है, तो कैरेक्टर नंबर 5 सिर्फ डी में है। कैरेक्टर नंबर 5 सिर्फ डी में है, ठीक है। अब हम गिन लेते हैं कि कितने स्टेप्स हो रहे हैं क्लेडोग्राम को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 एंड 6। इसमें आपके हो रहे हैं टोटल 6। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो रहा है आपके 5। मैंने लॉ ऑफ पार्सिमनी में क्या कहा था? लॉ ऑफ पार्सिमनी में कहा था कि जितना भी कम, जितना लेस स्टेप्स लगे किसी को, मतलब जितना लेस स्टेप्स लगे किसी क्लेडोग्राम को एक्सप्लेन करने में किसी भी कैरेक्टर को, वो क्लेडोग्राम मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लेडोग्राम होता है। तो इन दोनों के हिसाब से 5 और 6 में कौन छोटा है? 5 जो है वो मोस्ट पार्सिमोनियस है कंपेयर टू 6। दैट इज द रीजन कि इसका आंसर होगा बी। तो अब यहाँ तक ना कि किस तरह से मैंने करा है, दैट इज, ये सारे क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आपको फ्री में आंसर देके, फ्री में नंबर आपको देके जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको दिमाग के साथ साथ, मतलब दिमाग लगाना है। और मैं आपको रियलिटी बता दूं कि इस क्वेश्चन को अगर आप वहां से कोशिश करोगे, जाके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे बाय न्यूमेरिकल, तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए आप इसे कैसे सोल्व करो, आप इसे थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करो। इसमें सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक दूसरे के साथ जितना कितना ज़्यादा एसोसिएशन है। डेफिनेटली यह 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। 0 मतलब लेस एसोसिएशन, और जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना ही ज़्यादा एसोसिएशन रखेगा। तो सबसे ज़्यादा देखो एसोसिएशन किसका? 0.9 का है। 0.9 किसके किसके बीच में है? वाई और जेड के बीच में। मतलब आपको बता दें कि एक जो है आपका वाई और जेड एक साथ होगा। इसके बाद इससे कम एसोसिएशन 0, देखो 9 के साथ डब्लू और एक्स का भी है। तो एक आपका होगा जो होगा डब्लू और एक्स के साथ, डब्लू और एक्स के साथ, और वाई और जेड के साथ, यह 9 है। इसके जस्ट बाद देखोगे एक और एसोसिएशन है जो आपका है यहाँ पे 9 के बाद 8, एस और टी के साथ, एस और टी, एस और टी, एस और टी। तो यह एक होगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो कि क्या ये तीनों ग्रुप कहाँ कहाँ किस किस में पाए जा रहे हैं। डब्ल्यू और एक्स है, एस और टी है, वाई और जेड है, इसमें पाए गए हैं। एस टी है, ठीक है, डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, वाई जेड है, ठीक है, इसमें पाए गए हैं। वाई जेड ठीक है, डब्ल्यू एक्स ठीक है, एस टी ठीक है, एस टी है, वाई जेड है, डब्ल्यू एक्स है। मतलब इन्होंने सब में बना रखा। बस ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में ज्यादा एसोसिएशन है, मतलब वाई और, सॉरी, डब्ल्यू और एक्स के बीच में 0.9 का एसोसिएशन है। उसी तरह इनके बीच में वाई और जेड के बीच में 0.9 का है, इनके बीच में 0.8 का है। अब इनको ध्यान से देखोगे तो इसका बाइफर्केशन अलग अलग टाइम पे हुआ है। ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा कि बाइफर्केशन अलग अलग टाइम पे हुआ है। आपको एक चीज और देखनी है कि डब्ल्यू और एक्स इसी के साथ जो है आपका वाई और जेड, इन दोनों का जो ये जो नीचे स्केल बना हुआ है, इस स्केल पे सेम टाइम होना चाहिए, सेम टाइम बाइफर्केशन होना चाहिए कंपेयर टू इनका जिसका 0.8 है, एस टी का, एस और टी इसका 0.1 है। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि, आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि इसमें से एस टी जो है उसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ ये ज़्यादा होगा कंपेयर टू वाई जेड का। मतलब कुछ इस तरह से बनाइए आप, एस टी का ज़्यादा होगा, यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स होगा, और फिर आपका वाई और जेड होगा, कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये दोनों सेम लाइन पे होंगे इस पॉइंट से। इस वाले में देखिए
W और X बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पे जाके बाइफरकेट हुए ना, इसको हटाइए, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे YZWX सेम ST सही है, इसमें आपको दिख रहा है कि ST इधर है, WYZST तीनों साथ में, ये भी नहीं होगा। ST थोड़ा इधर है, ठीक है, WX और YZ ठीक है। इन दोनों में अब आपको चेक करना है कि कौन सा होगा। अब इनको ध्यान से थोड़ा और आगे देखते हैं। फिर 6 के बाद अगर हम 8 के बाद अगर हम देखते हैं तो एक हमें मिलता है यहाँ पे 0.7, ठीक है। 0.7 क्या है, T और W, तो T और W जो है वो 0.7 है। T और W 0.7 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 0.7 होगा, फिर 0.8, 0.9, तो ये 0.9 पे गया है, ये 0.8 पे है, ये 0.7 पे है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 0.9 पे जीरो पॉइंट, ओके, अगर हम इसको सही से लाइन खींचे तो यहाँ आएगा, फिर ये आपका होगा तो 0.9, 0.8, 0.7। अब देखिए 0.7 पे यहाँ पे एक ये वाली आपको दिख रही है, करेक्ट। अब देखो 0.7 और भी कहीं आपको दिख रहा, 0.7 कहीं नहीं दिख रहा, 0.6 दिख रहा है। ध्यान से देखोगे तो क्या है, 0.6 आपका दिख रहा है किसके साथ, 0.6 दिख रहा है एक्स और टी के साथ, एक्स और टी, एक्स एंड टी, एक्स और टी। ओके, एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे स्केलिंग करी है, बट जब आप इसका सही से जाओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत, मतलब न्यूमेरिकल आगे तब जाकर आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट में 0.6 मतलब ये यहाँ पे कहीं पे आएगा एसोसिएशन। बट इसके साथ अगर आप इसको भी देखोगे तो यहाँ पे एक्स और टी, एक्स और टी, ये तो W और T के बीच में देखो कितना है, W एंड T, W एंड T 0.7 है, मतलब W और T पास होंगे कंपेयर टू इन दोनों से, W और T पास होंगे कंपेयर टू W और X के बीच में, दोनों फॉलो हो रहा। बट इस वाले पॉइंट से जैसे यहाँ पे हुआ है बाइफर्केशन, यहाँ पे हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है, इस हिसाब से ये आपका एलिमिनेट वैसे भी हो रहा है। आप आंसर नंबर 2 पे पहुंच गए हो, बाकी के साथ आप मैच कर लो। तो S का W के साथ, S का W के साथ 0.5 है, S का W के साथ, वहीं पे अब S का X के साथ ज़्यादा होगा, S का X के साथ 0.6, देखो 0.5, 0.6, 0.6। उसी तरह S का Y के साथ देखो, एक्स का वाई के साथ 0.3 है, बट जेड का दूर है, तो जैसे नीचे नीचे जा रहे हो दूर होता जा रहा है, एसोसिएशन कम होता जा रहा है। तो इस तरह से आप ऐसे न्यूमेरिकल लगा सकते हो, ये मॉडल में पूछा गया था एक बार। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि फाइलोजेनेटिक ट्री बतानी है लॉ ऑफ पार्सिमनी के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ स्टेप्स गिन लो, इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस कंडीशन में आपका 11 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी आपका 11 है। और डी में जाओगे तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 11 है। सबसे कम स्टेप्स किस में हो रही, सबसे कम स्टेप्स यहाँ पे 10 हो रही है, जिस वो ट्री जो कि सबसे कम स्टेप्स में किसी भी कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है या किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्लेन करती है, वो ट्री सबसे ज़्यादा पार्सिमोनियस होती है। तो जो सेकेंड नंबर का ट्री है दैट इज अ पार्सिमोनियस ट्री। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप लॉजिकली जाओगे तो काफ़ी, मतलब अगर आप न्यूमेरिकली जाओगे तो थोड़ा काफ़ी आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। दैट इज़ अ पॉइंट कि हम इसको लॉजिकली जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो यूपी जियोमेट्री है, यूपी जियोमेट्री आपको पता है कि क्लस्टरिंग मेथड पे काम करती है। तो सबसे पहले आप 2 और 3 देखो, 2 और 3 से का जो है मतलब A B के साथ 2 है,
मतलब आप ऐसा इसमें से कोई भी एक ऐसा चूज करो ट्री जो कि एक दो मतलब ए बी के साथ 2 और डी ई के साथ आपका 3 का नाता हो। देख लेते हैं। ए बी के साथ 2 और डी ई के साथ 3, ए बी के साथ 2 डी ई के साथ 3, ए बी के साथ 2 डी डी ई, ये हटा दो। ए बी के साथ 2 डी ई के साथ 3, ए बी के साथ 2 डी के साथ 3, करेक्ट। अब आपके पास बचा ए बी हो गया और डी और ई हो गया, ठीक है। मतलब अगर आप इसको एक और मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको कुछ बनेगा ए बी सी डी ई, इधर बनेगा ए बी सी डी ई, ओके। ए बी का कोई रिलेशन नहीं होगा। ए बी के साथ अब सी का आपको निकालना है, तो जो ए बी के साथ डी ए बी के साथ सी है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसको निकालने का तरीका है आपका डी ए सी प्लस डी बी सी बाई 2। तो डी ए सी, डी मतलब डिस्टेंस ए और सी मतलब हो गया 6, बी एंड सी मतलब हो गया 5/2, तो 11/2 मीन्स 5.5, तो ये हो गया आपका 5.5। उसी तरह अब हम निकालते हैं डी ई का सी के साथ, तो डी ई का सी के साथ तो डी सी प्लस ई सी बाई 2, तो डी सी आपका है डी और सी आपका है 8, ई और सी है आपका 4/2, 8 और 4 12 हो गया, 12/2 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए तो डी ए बी के साथ सी का 5.5 है, तो ए बी का सी के साथ 5.5 है, इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा, करेक्ट, क्योंकि ये इन्होंने क्या दिया डी ई के साथ सी का 5.5 है, तो ये आप इसको भी एलिमिनेट करो। अब ए बी का सी के साथ 5.5 है, ए बी का ये भी एलिमिनेट हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचोगे आपको पता चल जाएगा 5.5 है, तो ये हो गया आपका ए बी का सी के साथ 5.5 है, 4th इज अ करेक्ट आंसर। अब ए बी का और डी ई का, डी ई का आपके पास कितना दिखा रहा है, डी ई का आपका 6, डी ई के साथ सी का आपका 6 दिखा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कैसे हम निकालते हैं 5.5 को, यहाँ पे 5.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 तो 2 7 ज़ा 2.3 और 3, इसको आप ऐड करो 3 को, तो जब 3 को आप ऐड करोगे तो 5.7, और फिर आपका 7.5 में से 5.7 को अगर आप माइनस करोगे तो 15, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8.8 मीन्स ये जो यहाँ पे है वो आपका 0.8 होगा, ठीक है, ये 0.8 होगा। ये आप जब यूपी जियोमेट्री को क्लस्टरिंग मेथड से जब करते हो स्टेप बाय स्टेप तो आपको पता चलता है, बट मैंने आपको ट्रिक बताया कि ऐसे जगह में आप फंसो तो क्या करोगे, आप इस तरह से देख लोगे, जो 2 होगा उसको बाइफरकेट कर लोगे और 3 को भी बाइफरकेट देख लोगे, ये दोनों साथ साथ होंगे। उसके बाद आप ऐसे जो बच गया है 4th नंबर वाला ए बी का सी के साथ डिस्टेंस निकालोगे, डी ई का सी के साथ निकाल दोगे। अब 5.5 दे रखा है तो आप इससे आराम से ऐसे 5.5 पहुंच जाओ, और डी ई का आपका 6 दे रखा है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसलिए सी जो है वो किसके करीब होगा, ए बी के करीब होगा, ना कि डी ई के। इस लॉजिक से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको अभी की वीडियो का एक लाइन याद है तो एक क्वेश्चन आराम से इजी हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या है, द फाइलोजेनी बिलो शोज evolutionary relationship between 9 extinct bird species whether they display the red and blue plumage। ठीक है, पूरी कहानी सही है। इन्होंने पूछा है कि based of the above phylogeny the distribution of red and blue character states among the extinct species using the principle of parsimony which of the correct inference about the plumage color of ancestor of the root p। हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, वो कैरेक्टर जो कि
एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लीसोमॉर्फिक बोलते हैं। जो नए कैरेक्टर यूनिक कैरेक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एपोमॉर्फिक। और प्लीसोमॉर्फिक कैरेक्टर वे कैरेक्टर होते हैं जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होते हैं जो आउट ग्रुप में होते हैं। ध्यान से देखो आउट ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर है, आउट ग्रुप में यहाँ पे ब्लू ब्लू है, क्योंकि अब दोनों को आउट ग्रुप मान सकते हो। जैसे आउट ग्रुप आपका ब्लू है, मतलब पी जो होगा उसके पास कौन सा कैरेक्टर होगा, पी कैरेक्टर यहाँ पे ब्लू होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंसेस्ट्रल स्टेट पी इज ब्लू। ओके, पी आपका क्या होगा, ब्लू होगा। क्यों, क्योंकि आउट ग्रुप में आपका क्या होता है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर होता है। तो आज हम लोगों ने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस किया है। वीडियो का आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर तुमने सोचा भी है इस यूनिट को हम थोड़ा नहीं पढ़ने का भी सोचा है, तब भी मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस क्वेश्चंस को देखो। गेट और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपको ये फायदा देने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बाय बाय।